ये कई शादी कर सकते हैं, ये एक ही शादी कर सकते हैं। इनकी शादी कम उम्र में हो सकती है और इनकी शादी के लिए उम्र तय की गई है। इन सभी की शादियों के लिए अलग अलग नियम हैं। तलाक लेना हो तो उसके लिए भी अलग नियम है। इतना ही नहीं, अगर दो अलग धर्म के लोग विवाह करना चाहें तो उसके लिए भी एक अलग नियम है। इन सभी के पास अपने धर्म को मन मुताबिक मानने का भी अधिकार है। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमारे देश में धर्म संविधान से ऊपर है? कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं। संविधान और धर्म के बीच आता है एक मुद्दा जो धर्म की पेचीदगी कम करता है और संविधान को बेहद अहम बनाता है। जो मुद्दा पिछली शताब्दी से सरकार, संसद और अदालत के त्रिभुज में फंसा हुआ है। मुद्दा है समान नागरिक संहिता, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड और शॉर्ट में यूसीसी। हाल ही में 22वें भारतीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर स्टेक होल्डर्स से सुझाव और विचार मांगे हैं। ये स्टेक होल्डर्स कौन हैं? ऐसे धार्मिक और सामाजिक संगठन जो सीधे तौर पर यूसीसी से प्रभावित होंगे। आम नागरिक भी सुझाव दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी के पक्ष में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। 2 याचिकाएं खुद केंद्र की भाजपा सरकार ने दायर की हैं और बाकी 2 भी काफी रोचक हैं। पहली याचिका भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के पोते और नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद की है। दूसरी है सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी। यूसीसी पर चर्चा और बहस तेज होने की एक और वजह है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में भी यूसीसी को अपना एजेंडा बताया था। इन बातों का एक मतलब ये भी है कि आने वाले मॉनसून सेशन में यूसीसी का मसौदा संसद में पेश किया जा सकता है। तो यूसीसी है क्या? भारत के हर कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से पूर्वोत्तर तक, एक समान नागरिक संहिता यानी एक जैसा कानून हो। देश का हर समुदाय, समूह, जाति और जनजाति इसके दायरे में होगी। सभी को एक संविधान की नींव पर तैयार होने वाला एक कानून मानना होगा। अभी हमारे देश में आपराधिक कानून एक समान है। आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं सभी पर एक तरह लागू होती हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी, अपराध किया तो विधिक आधार पर जेल जाएंगे। शायद इसीलिए देश की जेल्स ओवरक्राउडेड हैं। कितनी ओवरक्राउडेड हैं, ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा बात नहीं है। क्रिमिनल लॉज से थोड़ा ही अलग है पर्सनल लॉज। ये सभी के लिए एक समान नहीं है। जैसे शादी या तलाक, विरासत, उत्तराधिकार या गोद लेने का अधिकार, इन सभी प्रक्रियाओं से जुड़े कानून लगभग हर धर्म वालों के लिए अलग अलग हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, हिंदुओं में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े जो नियम हैं वो मुसलमानों के शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियमों से काफी अलग हैं। वैसे ही ईसाइयों और पारसियों के लिए भी शादी, विरासत और गोद लेने का अलग कानून है। धर्म से जुड़े मामलों पर भी अलग अलग कानून हैं। हालांकि उसका एक बेहद मजबूत कारण है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के तहत मिला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में पंथ सम्मत स्वच्छंदता इसलिए दी गई है कि एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा बनी रहे। वहीं यूसीसी का आइडिया भी बहुत अलग नहीं है। बस वो सबको एक पन्ने पर ले आने की पहल करता है, जिसमें किसी तरह का धार्मिक, लैंगिक, जातीय और भाषाई भेदभाव न हो। यूसीसी को समझने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पूरा ब्यौरा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है और यूसीसी का जिक्र अनुच्छेद 44 में है। यहां भी वही बात लिखी है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक तरह की कल्पना थी कि भविष्य में जब भारतीय समाज में एक रूपता होगी और सामाजिक ढांचा मिला जुला होगा, तब यूसीसी को लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर संविधान बनाने वालों का यह कहना हो सकता है कि जब सही समय हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो क्या यह सही समय है? वीडियो में हमने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का पूरा प्रयास किया है।
यूसीसी कोई 60-70 साल पुरानी बात नहीं है। ये विमर्श अंग्रेजों के समय से अस्तित्व में है। 1835 से 1947 के बीच ब्रिटिशर्स ने कई बार कॉमन कोर्ट बिल ले आने का प्रयास किया, लेकिन हर बार हिंदू और मुसलमानों को अलग रखा। हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाए और मुसलमानों के लिए अलग, दोनों की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। निसंदेह एक समान कानून बनाने पर अस्थिरता पैदा हो सकती थी, पर अलग अलग कानून बनाने से जो सामाजिक खाई बनी है वो आज तक नहीं भर पाई। हिंदुओं के पर्सनल लॉज में समय के साथ कई बदलाव हुए, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म किया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में कोई संशोधन नहीं हुए। ये थोड़ा आयरॉनिकल भी साउंड कर सकता है कि देश के एक समुदाय का कानून सदियों पुरानी रीतियों और मान्यताओं से चल रहा है, जबकि देश और दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है। हिंदू पर्सनल लॉज में बदलाव इतना आसान भी नहीं था। 1772 के आसपास एक कानून हुआ करता था, एंग्लो हिंदू लॉ। बौद्ध, सिख और जैन भी इसमें रखे गए। कुछ 18वीं शताब्दी आने तक लोग समझ चुके थे कि ये कानून महिला विरोधी हैं। तब हिंदू लॉज के कोडिफिकेशन के लिए 1941 में कमेटी बनी, BN राव कमेटी। फिर लगभग 100 साल बीतने के बाद 1956 में आया हिंदू कोड बिल। महिलाओं को अधिकार और उत्तराधिकार दोनों मिला। ऐसा ही एक कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसके तहत पिता की संपत्ति पर बेटी का बराबर अधिकार है। ये सभी कानून बौद्ध, सिख और जैन पर लागू होते हैं। वैसे सिखों की शादी के लिए आनंद मैरिज एक्ट 1909 जरूर है, पर उसमें तलाक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो तलाक के लिए सिखों का विकल्प हिंदू मैरिज एक्ट ही है। सारी बातों का मतलब ये कि हिंदू पर्सनल लॉज समय समय पर कोडिफाइड हुए, उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन मुस्लिम लॉज टच भी नहीं किए गए। ऐसे ही ईसाइयों के लिए द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसियों के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है, लेकिन यहां भी एक समानता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भारत में रहने वाले ईसाई, पारसी और यहूदियों पर लागू हो सकता है। हमारे देश में शादी विवाह के पेंच यहीं खत्म नहीं होते हैं। अगर अलग अलग धर्म के दो लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। यहाँ आता है विषय का एक और संवेदनशील पहलू, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। समाज का एक संभ्रांत वर्ग इस कानून को महिला विरोधी बताता है, वहीं कुछ इसके पैरोकार हैं और उन कुछ में महिलाएं भी शामिल हैं। पूरे शरीयत में एकमात्र बड़ा रिफॉर्म था 2017 में इसके तहत आने वाला 3 तलाक खत्म किया जाना। 2019 में केंद्र सरकार मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लेकर आई, जिसके अंतर्गत 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया। इसके अलावा शरीयत में कोई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म दूर दूर तक नजर नहीं आता और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉज में बाइगेमी, पॉलीगेमी, निकाह, हलाला और बाल विवाह जैसी महिला विरोधी गतिविधियों में सजा नहीं हो पाती। यूसीसी को लेकर संविधान बनाने वालों का रवैया भी काफी सोचा समझा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में यूसीसी के पक्ष में काफी तर्क दिए थे। उनका कहना था ये जरूरी है, पर इसके लिए सहमति भी काफी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में कुल 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आने वाले मुद्दों की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की होती है। यूनियन लिस्ट के मुद्दों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों की जिम्मेदारी दोनों सरकारों पर होती है। यूसीसी को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था, यानी यूसीसी पर केंद्र और राज्य दोनों की राय एक जैसी होनी चाहिए। यह भी एक बड़ा कारण है कि यूसीसी पर आम सहमति बन पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल हमारे देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ है। ऐसे में संविधान निर्माताओं के सामने भी चुनौती थी। अगर यूसीसी तब लागू होता तो अस्थिरता की संभावना ज्यादा होती। फिर यह हुआ कि यूसीसी को संविधान के फंडामेंटल राइट्स की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया गया, यानी जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर छोड़ दी गई कि वो तय करें कि कब यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। यूसीसी की बात करते हुए शाह बानो केस का जिक्र करना 2 कारणों से जरूरी हो जाता है। पहला, युवाओं को पता चले कि कैसे एक महिला ने कानूनी तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई जीती। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं को समझ आए कि उनकी बेहतरी के लिए भी कदम उठाया जा सकता है। बात है 1978 की।
62 साल की शाहबानो ने इंदौर की लोकल कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के मुआवजे की मांग की, क्योंकि शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया था। 1932 में दोनों की शादी हुई थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। 1946 में मोहम्मद खान ने अपनी फर्स्ट कजिन हलीमा बेगम से निकाह कर लिया था। शाहबानो खुद मोहम्मद खान की मदर साइड से फर्स्ट कजिन थीं। जब ये मामला सुर्खियों में आया तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोहम्मद खान का समर्थन किया। इन सब के बावजूद 1979 में शाहबानो केस जीत गईं और लोकल कोर्ट ने मोहम्मद खान को आदेश दिया कि शाहबानो को रखरखाव के लिए 25 रुपए दें। तब का 25 रुपए आज के हिसाब से काफी ज्यादा है, लेकिन एक इंसान के रखरखाव के लिए कम ही था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहां भी लोकल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और 25 रुपए की धनराशि बढ़ाकर 179 रुपए 80 पैसे कर दी गई। शरीयत और हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुनवाई के लिए एक बेंच गठित हुई जिसमें जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस द देसाई, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, ES वेंकट रमैया थे। जिस सेक्शन के तहत लोकल कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया था, बेंच ने उसको लेकर कहा कि ऐसे सेक्शंस को धर्म की बाउंड्री से बाहर रखा जा सकता है। इस सेक्शन का मॉरल ग्राउंड काफी महत्वपूर्ण है और मॉरल को रिलीजन से क्लब नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉज विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। इस बात ने तब के सामाजिक और सियासी गलियारों में यूसीसी के चर्चे तेज कर दिए। यह भी संयोग की ही बात थी कि 85 में शाहबानो केस पर फैसला आया और 1 साल पहले 84 में राजीव गांधी PM बने थे। शुरुआत में राजीव और उनकी सरकार ने फैसले का स्वागत किया, पर उनका ये स्टैंड बहुत जल्द बदला जब देश की बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी ने शाहबानो फैसले को शरीयत विरोधी बताया। राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स लेकर आई, जिसके बाद सीआरपीसी की धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं के लिए रद्द कर दिया गया। पूरी घटना इस बात का रेफरेंस थी कि यूसीसी पर कांग्रेस का स्टैंड कभी स्पष्ट नहीं रहा। शाहबानो केस ने 3 तलाक को खत्म कराने में भी एक अहम किरदार निभाया था। शाहबानो केस का फैसला आने के बाद बहुतों को लगा कि 3 तलाक के नाम पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। समय समय पर देश की अदालतों ने जिस तरह के फैसले सुनाए हैं उससे इतना साफ है कि कोर्ट यूसीसी के पक्ष में है। इसकी बानगी देश की तमाम अदालती खींचतान में मिलती है। सरला मुदगल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1995, जिसमें अदालत ने कहा, हिंदू विवाह सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किसी भी आधार पर भंग किया जा सकता है। जॉन वल्लमाथन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 2013, इसमें अदालत ने कहा, पूरे भारत में हर भारतीय के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। अंतरधार्मिक विवाहों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, केंद्र सरकार को अनुच्छेद 44 पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। समान नागरिक संहिता जब जब पब्लिक डोमेन में आती है, इस पर राजनीतिक शक्तियां हावी हो जाती हैं, भले ये एक संवैधानिक विषय है। फिलहाल जितने तरह के मैरिज एक्ट और फैमिली लॉज मौजूद हैं, उनको देखते हुए यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम इस पर कोई कदम नहीं उठा सकते क्योंकि ये एक सरकार का काम है। 2021 का एक मशहूर केस था, सत्यप्रकाश मीणा वर्सेस अलका मीणा। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, भारतीय समाज काफी होमोजीनियस है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि, जाति, धर्म और समूह से आने वाले युवाओं को पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों की परेशानियां किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। यूसीसी लोगों के लिए सिर्फ उम्मीद नहीं बनी रहनी चाहिए। 3 दशक बीत चुके हैं। 85 में शाहबानो केस की सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को जरूरी बता दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मिस जॉर्डन वर्सेस SS चोपड़ा केस में भी यूसीसी पर एक अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, श्योरली द टाइम हैज नाउ कम फॉर अ कंप्लीट रिफॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ मैरिज एंड मेक अ यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम का एक संगठन है। उसने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार समेत 10 राज्यों में यूसीसी पर एक सर्वे किया। सर्वे में 91% महिलाओं ने कहा कि वो यूसीसी के समर्थन में हैं। इससे हटकर यूसीसी के पक्ष में
तमाम दलीलें हैं। इससे समाज और संविधान में एकरूपता आएगी, यानी यूनिफॉर्मिटी इंश्योर होगी। दो अलग समुदायों के दो अलग कानून नहीं होंगे। समाज में संवैधानिक रूप से डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। कानून सरल और स्पष्ट होंगे। अभी जितने कानून हैं और जिस तरह के कानून हैं वो आम जनता के लिए जटिल हैं। यूसीसी के बाद कम से कम आम जनता को कानून समझने में आसानी होगी और कानून की पढ़ाई करने वालों का किताबी बोझ कम होगा। यूसीसी आधुनिकीकरण की ओर भी एक बड़ा कदम होगा। 100 साल पहले का समाज कुछ और था, आज कुछ और है, जबकि कुछ कानून तो 150-200 साल पुराने हैं। खुद सोचिए कि क्या 100 साल बाद का समाज 100 साल पुराने कानून से चलाया जा सकता है? एक इंसान का कई शादियां करना किस लिहाज से महिलाओं के लिए सही कहा जा सकता है, या फिर महिलाओं को भी इतनी आज़ादी मिले? यूसीसी के बाद लैंगिक असमानता खत्म होगी। जेंडर इक्वलिटी महज एक फैंसी जुमला बनकर नहीं रह जाएगा। धार्मिक भेदभाव कम होगा। हर धर्म वालों के लिए समान अधिकार होंगे, अलग अलग अधिकार नहीं होंगे जैसे कि अभी हैं। इसका एक और मतलब है कि सही से लागू किए जाने पर यूसीसी से सांप्रदायिक तनाव भी कम होगा। समाज के होमोजीनियस ढांचे में युवाओं को एक्सपोजर मिलेगा। अगर विश्व को आज ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है तो उसके लिए युवाओं का एक्सपोजर जरूरी है, और कानूनी असमानता उसके लिए सही नहीं है। यूसीसी देश की एक बड़ी आबादी का आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म करने में भी मदद करेगा। उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि देश पहले आता है, कोई मजहबी किताब बाद में। देश का संविधान पहले आता है, मजहब बाद में। देश की जितनी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 22 है, वो अनुसूचित जातियों को इस एक्ट से बाहर करता है। यूसीसी के बाद ऐसा हर अपवाद खत्म हो जाएगा। 3 और बड़े बदलाव होंगे। हर धर्म और समुदाय में शादी की एक उम्र होगी, कई शादियां करने का अधिकार खत्म होगा, और अंतर धार्मिक शादियों की प्रक्रिया आसान होगी। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है, वो भी आज से नहीं, सालों से। अब उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसका ब्लूप्रिंट एक तरह का सैंपल है जिससे देश के यूसीसी का बेसिक आइडिया मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों पर ध्यान रखा गया है। हालांकि सेम सेक्स मैरिज को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। शादी के लिए हर धर्म में एक समान उम्र होगी। लिव इन रिलेशनशिप्स और ऐसे रिलेशनशिप से होने वाले बच्चों का भी यूसीसी के प्रावधानों में जिक्र है। शादियों के रजिस्ट्रेशन, एज ऑफ कंसेंट टू सेक्स और चाइल्ड बर्थ एट अर्ली एजेज जैसे इशूज को भी उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ साथ दिव्यांगों पर भी बात की गई है। इसके अलावा जनजातीय समूहों की परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। देश के कई राजनीतिक दल और राजनेता ऐसा नैरेटिव भी बनाते हैं कि यूसीसी प्रो हिंदू है। कई मायनों में ये बेहद हल्की दलील है, और ऐसे तो यूएस और यूरोपियन देशों में शादी का एक ही कानून है, तो क्या उन्हें भी प्रो हिंदू कहा जाएगा? ये साधारण सी बात है कि पक्ष है तो विपक्ष भी होगा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यूसीसी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था। वहां परिषद ने कहा कि नागा, गोंड, बैगा जैसे जनजातीय समूहों में पॉलीगैमी एक अहम प्रैक्टिस है और सालों से चली आ रही है। हिमालयन रीजन से लेकर असम और कश्मीर के कई इलाकों में पॉलीगैमी अस्तित्व में है। टिया, टोडा, रोटा, खासा, लद्दाखी, बोटा जैसी कई जनजातियां हैं जहां ये सब सामान्य है। हमारा देश धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध है, तो सबसे पहले देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता प्रभावित होगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। संविधान में आर्टिकल 25 और 28 के तहत मिला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रभावित होगा। फिलहाल देश में हर इंसान के पास अपने मन मुताबिक धर्म के पालन का अधिकार है। यूसीसी का इस पर सीधा असर पड़ेगा। जिस तरह का माहौल है उससे यह साफ है कि हर धर्म के लोगों में आम सहमति का अभाव है। उस लिहाज से भी यूसीसी आसान नहीं लगता। अनेकता में एकता की कहावत और कहावत से निकलने वाला अर्थ प्रभावित होगा। संविधान के निर्माताओं ने ये बात कही ही थी कि जब समाज यूसीसी के लिए पूरी तरह तैयार हो, इसे तभी लागू किया जाना चाहिए। तो क्या समाज वाकई इसके लिए तैयार है? यूसीसी के तत्काल प्रभाव से लागू होने पर देश में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं,
टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर यूसीसी एक ऐसा बदलाव होगा जो देश के एक बड़े तबके के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ऐसा झटका जिसके लिए पहले सरकार को तैयार रहना होगा, बाद में जनता को। एक बात तो तय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आएगा, जो बदलाव पहली बार में स्वीकारना किसी के लिए आसान नहीं होगा। बुरी बात बस इतनी सी है कि इसके आने से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। नेताओं ने पहले ही इसके नुकसान गिनाने शुरू कर दिए हैं। जनता का एक बड़ा तबका ये साबित करने में लग गया है कि यूसीसी उनके मजहबी ढांचे को कितनी हानि पहुंचाने वाला है। कम से कम लोगों को विषय की बुनियादी समझ होनी चाहिए, जिससे विरोध भी किया जाए तो एक तर्कसंगत तरीके से किया जाए, विरोध का एक मजबूत आधार हो। हालांकि ये एक संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए विरोध का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बचता। फिर भी इसे लेकर भ्रम और प्रोपेगेंडा की स्थिति नहीं बननी चाहिए। जो बात सालों पहले कह दी गई है, जिसके लिए सालों पहले पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई और कहा गया कि आने वाले समय में इसे लागू किया जाना चाहिए, उस मुद्दे के प्रतिकार का क्या औचित्य बनता है। हाँ, फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उनके आधार पर राय मशवरा किया जाना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही यूसीसी को टेबल किया जाना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से ये सरकार यूसीसी लागू नहीं कर पाती है तो लोकतांत्रिक आधार पर भविष्य में किसी न किसी सरकार को ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यूसीसी का विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि ये भाजपा सरकार लागू कर रही है, ये बात पूरी तरह निराधार है।